नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा। तो शुरुआत करेंगे राजस्थान के रण से, जिसे जीतने के लिए हर जगह कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। लेकिन राजस्थान में मेवाड़ एक ऐसा इलाका है जिसे जो जीता वो सिकंदर। यानी मेवाड़ में सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि दशकों से सियासी भविष्य भी तैयार होते रहा है। मेवाड़ से एक तरह से कहें कि सत्ता का द्वार खुलता है और इस बात को भाजपा और कांग्रेस अच्छी तरह से जानती हैं। और यही वजह है कि दोनों ओर से बीते 1 से 1.5 साल से मेवाड़ फतह करने के लिए जी तोड़ जोर लगाया जा रहा है। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा के रूप में राजस्थान को इस इलाके ने 4 सीएम दिए। फिलहाल कांग्रेस से आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो टॉप कमेटीज है कांग्रेस की, उसमें शामिल हैं। बीजेपी सरकारों में गुलाब चंद कटारिया और नन्नाल मीणा जैसे चेहरे रहे। सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि सियासी जानकारों के मुताबिक उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग, जो बांसवाड़ा अभी नया संभाग बना है, इनकी 33 सीटों पर कब्जे की लड़ाई में फिलहाल दोनों दलों के पास एक बड़ा और सर्वमान्य चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा है, जिसकी भरपाई के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस से सीएम गहलोत और राहुल गांधी लगातार इलाके के दौरे करते रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में बीजेपी ने महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ को जोड़ा है और बड़ा सियासी संदेश भी दिया है इलाके में। बीजेपी मेवाड़ पर कब्जे के लिए दोनों दलों के नेताओं के भाषणों में इलाके को लेकर घोषणाएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस बार मेवाड़ पर कब्जे के लिए कांग्रेस और बीजेपी की क्या है रणनीति और यहाँ से कैसे खुलेगा इस बार राजस्थान की सत्ता का दरवाज़ा, इसी पर होगी चुनावी चर्चा। हर दिन की तरह मेरे साथ होंगे बीजेपी कांग्रेस के नेता और राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। और मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट रविंद्र सिंह मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पर। रविंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। बात हम आज मेवाड़ की कर रहे हैं, जहां इतिहास ही नहीं बल्कि सियासी भविष्य भी तय होते हैं। और इस बार खासतौर पर देखा जा रहा है कि दोनों दलों के पास एक वो जो बड़ा चेहरा होता है, सर्वमान्य चेहरा जो जिसे कहते हैं, और क्योंकि एक उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग हालांकि नया बना है, एक बड़ा इलाका है जहां से करीब 33-35 सीटों का भविष्य तय होता है और मोटे तौर पर सत्ता का रास्ता भी खुलता है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी? अभी तक दोनों दलों के बड़े नेताओं ने इलाके के जमकर दौरे किए हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार। और देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये इलाका है। अगर ऐतिहासिक तौर पर देखें तो जैसे आपने बताया कि 4 मुख्यमंत्री, यानी कि 4 मुख्यमंत्री भी वो मुख्यमंत्री इस इलाके ने दिए हैं जिनमें मोहनलाल सुखाड़िया जैसे कद्दावर नेता आते हैं, जिन्होंने लगातार राजस्थान में करीब 17 वर्ष तक शासन किया है जी। और उसके बाद शिवचरण माथुर, फिर हरिदेव जोशी सरीखे लोग, जो अगर इन चारों का हम लोग, और हरिलाल देवपुरा का अगर बात करें तो कुल मिलाकर करीब 27 वर्ष तक इस इलाके से मुख्यमंत्री दिया गया है। और इन मुख्यमंत्रियों के अलावा भी बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया और अभी जो सीपी जोशी हैं, और जो दूसरे जो सीपी जोशी जो आजकल स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा के, यानी कि बहुत सारे कद्दावर नेता इस इलाके से हैं। गिरिजा व्यास जो कि केंद्र सरकार में मंत्री थी और यहाँ से उदयपुर शहर से भी वो चुनाव जीतती रही हैं, केंद्र में मंत्री और कद्दावर नेता कांग्रेस पार्टी की रही है। तो कई सारे ऐसे कद्दावर नेता इस इलाके से दिए हैं कांग्रेस और बीजेपी ने, कि आज दोनों पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं कि उनको किसी तरीके से इस इलाके में वोटर्स का समर्थन मिले। साथ ही देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 16 जो सीटें हैं विधानसभा की, वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति के लिए यहां पर रिजर्व हैं। तो जो पूरे प्रदेश में जो 59 जो सीट्स हैं जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व है, उनमें से 16 सीटें यहां पर रिजर्व है, यानी कि जो 25 सीटें शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है, उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो इन मेवाड़ की सीटों में आता है। 28 जो सीटें हैं, और इसलिए लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटेजी पूरे राजस्थान में है, उससे मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और पार्टी के, दोनों पार्टियों के जो बड़े चेहरे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके जेपी नड्डा और अमित शाह, और दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, अशोक गहलोत और सब बड़े कद्दावर नेता जो है वो इस इलाके में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां पर ज्यादा जन समर्थन उनको मिले। अगर 2003 से लेकर हम बात, तो 2003 से 2008, उसके बाद 13 और 18
लगातार जिस इलाके ने यहाँ पर जिस राजनीतिक दल ने यहाँ पर ज्यादा सीटें प्राप्त की हैं, उसी की सरकार जाकर के जयपुर में फिर बनी। जी। अगर 2003 में बात करें तो इस इलाके को पूरा क्लीन स्वीप किया था और उस वक्त 28 में से 26 सीटें कांग्रेस बीजेपी ने जीती थी। जी। कांग्रेस पार्टी यहां बुरी तरीके से हारी थी। अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा भारी बहुमत यहां पर हासिल किया और उसके बाद 2018 केवल ऐसा बरस था, देखिए, जिसमें हमको मिक्स्ड बैग जो कहे वो मिला इस इलाके से। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर एक तरफा हमेशा रहता है, और वो एक तरफा इतना ज्यादा रहता है कि उसी से सरकारों के बनने का निर्धारण होता है और यहां पर सरकारें बनती रही है। इस इलाके के जो मुद्दे हैं मनीष जी, इस इलाके के मुद्दे बाकी राजस्थान के मुकाबले मुख्तलिफ हैं। देखिए, पानी की संकट यहां पर भी है, लेकिन यहीं पर झीलों का शहर उदयपुर भी है, जहां पर लोग दूर दराज से उस पानी के वाटर बॉडीज को देखने के लिए आते हैं। लेकिन दूर इलाकों में जब आप आदिवासी इलाके में जाएंगे तो पानी का संकट है, हेल्थ की यहां पर बड़ी तकलीफ है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को क्या विपक्ष जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा, इस बार चुनावी मुद्दा बना पाता है, या फिर अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने जनमानस के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, चाहे बिजली फ्री देने की बात हो 300 यूनिट की, या किसानों के लिए बिजली की माफी हो, ये सब बातें, और हेल्थ के लिए उन्होंने जो स्कीम चलाई है, इनमें से जो राजनीतिक दल इस बार ज्यादा मतदाताओं को ये बात समझा पाएगा कि आप सरकार जब उनकी बनेगी तो वो इस इलाके के विकास में ज्यादा योगदान देंगे। और पिछले जो इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, इतने मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी यह इलाका जो पिछड़ा हुआ है, उसके कारण करके वो अगर इस बार जनता को कन्विंस कर पाएंगे तो यकीन मानिए कि सत्ता की चाबी मेवाड़ के रास्ते ही इस बार जो है जयपुर तक पहुंचे। जी। मेरे साथ कांग्रेस के नेता संजीव जी भी मौजूद हैं। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है संजीव जी। हम बात मेवाड़ को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट हमारे जी, स्वागत है आपका। आपने देखा सुना आपने किस तरह से हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविंद्र सिंह भी बता रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि सत्ता की चाबी फिर से जो है मेवाड़ से ही खुलेगी। इतिहास की भूमि रहा है, लेकिन सियासी भविष्य भी काफ़ी हद तक तय करते रहा है मेवाड़। और पिछले अगर करीब करीब 20 सालों का इतिहास हम देखें तो पेंडुलम जो स्टेट रहा, एक तरफ सरकार, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, वो कमोबेश मेवाड़ में रिफ्लेक्ट भी होते रहा। हालांकि पिछली बार आपको सीटें कम आई, लेकिन फिर भी सरकार आपकी बनी। लेकिन जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं चुनौती आपके लिए भी है। आपको भी मालूम है कि इस इलाके की अहमियत, कभी आपके 4 मुख्यमंत्री यहाँ से आए, बड़े नाम थे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, उस तरह से अभी जिक्र भी कर रहे थे रविंद्र जी। और अभी जो एक आपका आदिवासी चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं, वो CWC में भी हैं और मंत्री भी हैं। चुनौती आपके लिए बड़ी है इस इलाके में। आपको मालूम है राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया, अशोक गहलोत ने आदिवासी दिवस घोषित कर उस पर छुट्टी भी आपने अनाउंस कर दी है। तो इलाके की अहमियत आपको पता है, और भाजपा के कंपैरिजन में सीटें भी आपके पास कम रही हैं यहाँ पिछली बार। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अगर आप मेरा सवाल सुन चुके तो जवाब दीजिए। हाँ, धन्यवाद मनीष जी। जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रविंद्र सिंह जी हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है। मेवाड़ और वागड़ को अगर हम मिला लें तो आज लगभग 33 सीटें इस रीजन में आती है। जी, आप सही फरमा रहे हैं बिल्कुल रविंद्र जी, कि भाई हर बार ऐसा होता है कि मेवाड़ किस तरफ वोट करता है या मेवाड़ जिसके साथ होता है सरकार उसकी बनती है। पिछली बार 2018 में हम थोड़ा सा जनता से कम्युनिकेट कम कर पाए तो हमें मेवाड़ से कम सीटें मिली, लेकिन इस बार नहीं, 2013 में भी आपके पास सीटें नहीं थी, आपके पास सिर्फ 2 सीटें जीती थी आपने। 2013 में भी बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। बीजेपी का ग्राफ नीचे गया, आपको 10 सीटें मिली। आपने इजाफा आपकी टैली में जरूर किया पिछली बार, लेकिन वो जिस तरह से पकड़ है मेवाड़ पर, वो उस तरह की पकड़ नहीं है जो आपका जो सत्ता के लिए दरवाजा खोल दे। और उसी कड़ी में जो है लगातार, मैं आपको एक फैक्ट भी बताऊं, पिछले करीब 1 साल में सीएम 25 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं इस इलाके के। राहुल गांधी दूसरे भारत जोड़ो यात्रा की जो दूसरा चरण का आगाज है वो भी इधर से करने वाले हैं। बिल्कुल मनीष जी, आप सही कह रहे हैं। 2018 में हम मेवाड़ की जनता से कम्युनिकेट करने में थोड़े असफल रहे थे, लेकिन इस बार जो हमारी जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जितने काम कराए हैं, उन सब योजनाओं के माध्यम से आज हम फिर जनता में जा रहे हैं और जनता से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है।
और जहां तक लीडरशिप की बात कर रहे हैं तो मेवाड़ के हमारे भागीरथी प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव डॉक्टर सीपी जोशी जी हमें लीड कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि सीडब्ल्यूसी के हमारे अभी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब मेंबर हैं। इससे पूर्व मेवाड़ से के सलूबर से ही सीडब्ल्यूसी के रघुवीर सिंह जी मेड़ा मेंबर रहे हैं। तो कांग्रेस ने हर समय मेवाड़ को सही प्रतिनिधित्व दिया है और मेवाड़ इस बार जो जनता में जा रहा है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, योजनाओं का अच्छा रेस्पॉन्स है। और पिछले 8-9 सालों में जो केंद्र की सरकार ने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई, तो उसको लेकर भी जनता में जो रोष है, तो मैं इस बार निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेवाड़ से हमें 33 में से कम 25 से ज्यादा सीटें मिलेगी और हम राजस्थान में वापस सरकार बनाएंगे। इस बार राज नहीं, इस बार रिवाज बदलेगा। नहीं, वो जाहिर तौर पर आप दावा कर सकते हैं, आप 150 सीटों का भी दावा कर रहे हैं, 98 का परफॉर्मेंस दोहराना चाहते हैं 1998 का अशोक गहलोत। लेकिन बड़ा सवाल ये है संजीव जी कि अकेले 16 सीटें करीब करीब आदिवासी सीटें आती हैं और इस पर जो एक आदिवासी खुद जो पार्टी बनी थी, आपको बता दें जो ट्राइबल पार्टी, उसमें से टूटकर एक और पार्टी बन गई। पिछली बार 2 विधायक भी बने और दूसरे तीसरे नंबर पर भी काफ़ी असर डाला इस पार्टी ने। तो एक बड़ा चंक है आदिवासी वोट बैंक का। आपका चेहरा ज़रूर है वहाँ से, लेकिन पूरे आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए अलग से एक पार्टी भी मौजूद है। आप 25 सीटों का दावा कर रहे हैं। बीजेपी हालांकि पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मानगढ़ में अपना दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा चुके हैं, हाल ही में उनके जो जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका दौरा देखने को मिला। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा ये है कि लगातार बीजेपी के भी प्रवक्ता होंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा कि इतना लंबा आपको कांग्रेस को समर्थन मिला, वहाँ से आपके बड़े चेहरे वहाँ से आए, आपकी सीटें पिछली बार 10 सीटें आई, कमोबेश आपकी सरकार भी बनी, लेकिन जो बुनियादी मसले हैं जैसा रविंद्र जी बता रहे थे, पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, कनेक्टिविटी की समस्या वो इस इलाके में है। हम लोग एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी दिखाते रहे, वो आप दूर नहीं कर पाए। कांग्रेस सरकार रही लंबे अरसे तक। देखिए, मेवाड़ के अंदर एक सीट आती है उदयपुर शहर, जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। वो सीट पिछले 5 चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और उस सीट पर अभी महामहिम बने गुलाब सिंह कटारिया जी, तो उनके महामहिम बनने से वो सीट रिक्त हो गई है। तो जो बातें आप ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उदयपुर शहर की है। नहीं, उदयपुर शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं संजीव जी, मैं पूरे वागड़ की भी बात कर रहा हूं, मेवाड़ की बात कर रहा हूं, मैं आदिवासी इलाकों की भी बात कर रहा हूं। हम कई दफ़ा हमारे रिपोर्ट्स के जरिए दिखा चुके हैं किस तरह से आदिवासी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में जाएं तो कनेक्टिविटी आज भी बड़ी समस्या है, स्वच्छता एक बड़ी समस्या है, कुपोषण जो है वहाँ अभी भी एक समस्या बना हुआ है। वो तमाम मुद्दे हैं। उस तरह से कांग्रेस की सरकारें अरसे तक रही राजस्थान में, इस बार 5 साल फिर आपकी सरकार थी, लेकिन जो बुनियादी समस्याएं हैं उस इलाके की, और आदिवासी सीटों पर मैं इसलिए जोर डाल रहा हूँ कि एक बड़ा चंक 16 सीटें एसटी हैं, उसको लेकर के आपकी कोई क्या प्लानिंग है? क्योंकि अभी तक समस्याएं तो जस की तस है वहां। नहीं मनीष जी, हो सकता है आप जब गए हो या आपने जो समस्याएं देखी हो वो आपको लग रही हो, लेकिन उनको कुछ हद तक, काफी हद तक हमने सुधारने का प्रयास किया है। नाथद्वारा के अंदर ही बागेरी का नाका बना था, जिसे राजसमंद नाथद्वारा की प्यार पूजी थी। इसी तरह से मेवाड़ के अंदर काफी योजनाएं भी आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो अपनी लगातार जनों को योजनाएं दी, उनसे विकास हुआ है। अब कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रह गई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इस बार आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए 2023 में जब हमारी सरकार बनेगी उन कमियों को भी दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, 5 साल बड़ा वक्त होता है संजीव जी समस्याएं दूर करने के लिए, और खासतौर पर उन इलाकों पर जहां से तो वाकई सत्ता का रास्ता तय होता है। मैं लौटूंगा आपके पास, रविंद्र जी के पास दोबारा रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से मैं पूछ भी रहा था संजीव जी से कि 5 साल सरकार बदलती रहती है राजस्थान में, और इस बार वाकई कांग्रेस दावा कर रही है कि रिवाज बदलेंगे, और बीजेपी फिर से वही कह रही है कि लंबे समय तक इस बार कांग्रेस को डिलीट कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब अगर मेवाड़ की बात की जाए रविंद्र जी, तो 16 सीटों का जो मैं संजीव जी से भी पूछ रहा था, आदिवासी सीटें हैं, आदिवासी चेहरा इनका भी है, कांग्रेस का भी एक वहाँ एक चेहरा है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, लेकिन खुद वहाँ आदिवासी पार्टियाँ भी बनने लगी हैं। कितनी बड़ी चुनौती रहने वाला है दोनों दलों के लिए, क्योंकि अगर पिछले कुछ समय में देखें तो सबसे ज़्यादा तो दौरे हैं, अशोक गहलोत के 25 दौरे हुए हैं, राहुल गांधी वहाँ जा चुके हैं, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री देश के वहाँ जा चुके हैं। तो किस तरह की स्ट्रेटजी है और क्या बेसिकली इस इलाके का जो मूड है आप समझते हैं
किस तरह से, क्या वो भी वो 5 साल एक सरकार 5 साल दूसरी सरकार वाला है कि, या फिर समस्याएं वाकई एड्रेस नहीं की जाती इसलिए लोगों का मोह भंग हो जाता है? देखिए मनीष जी, ये जो 5 साल का है, ये कोई भी जो राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो बड़ा कन्वीनियंटली अपने आप को बचाने की कोशिश करता है जब उससे सवाल पूछे जाते हैं कि इन 5 सालों में विकास क्यों नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, साल 1977, भारत की आजादी 1947 में होती है और 47 से लेकर 77 तक 30 बरस तक लगातार कांग्रेस पार्टी का वहां पर शासन रहा। 77 में केवल 2 बरस तक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत रहे, जब तक उनकी सरकार को डिसमिस नहीं कर दिया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। उसके बाद 80 से लेकर और 90 तक 10 बरस फिर से बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी का वहां पर शासन रहा। और इस दौरान उसके बाद लगातार अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पर मुख्यमंत्री एक के बाद एक बनती रही। तो इतने लंबे समय पर अगर हम लोग 10 साल वसुंधरा राजे सिंधिया के राजकाज को छोड़ दें और 7 साल भैरव सिंह शेखावत के राज को छोड़ दें तो और 3 और, तो कुल मिलाकर करीब 23 बरस गैर कांग्रेस सरकारें वहां पर रही हैं। उसके अलावा 75 साल में करीब 50 बरस तक कांग्रेस पार्टी का वहां पर शासन रहा है। अब अगर आप उस 50 साल के अपने राजनीतिक सफर को, अपनी सत्ता को छोड़कर और सिर्फ 5 साल की बात करें कि हमने सिर्फ 5 साल मिला है, जनता ने 5 साल दिया, हमसे पहले बीजेपी थी, उसके पहले कांग्रेस थी, उसके पहले बीजेपी थी, तो ये कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में शायद यही मौका है जब सवालों के जवाब जनता को मांगने चाहिए। और जनता के प्रति अगर आप उत्तरदायी सरकार लेकर आते हैं तो अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे सिंधिया हो, उनको निश्चित तौर पर यह जवाब देने चाहिए कि आपकी सरकार 5 बरस नहीं रही है, ये करीब 50 साल तक कांग्रेस ने यहां पर राज किया है, 23 साल तक बीजेपी ने यहां पर राज किया है। तो जब लेखा जोखा लिया जाएगा तो वो 23 बरस का और 50 बरस का उनको देना चाहिए। निश्चित ही जो कन्वीनियंटली आप कोई भी राजनीतिक दल निकल जाता है कि केवल 5 साल मिले हैं, ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और इसीलिए शायद 5 बरस का हमारे फोर फादर्स ने जो संविधान में 5 साल में चुनाव की बात कही है कि अगर जो भी राजनीतिक दल वहां पर चुनाव जीतता है उसकी जो उत्तरदायित्व है, उसकी जवाबदेही है, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही है। और यही समय है, शायद इतने समझदार वहां की जनता है कि जब 5 बरस के आपके शासनकाल से, किसी भी राजनीतिक दल के शासनकाल से संतुष्ट नहीं रहती है, तभी वो तुरंत उसको बदल देती है। और यही डायनामिज्म लोक डेमोक्रेसी का तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम हुकूमतों को उत्तरदायी बनाता है और उनको और बेहतर तरीके से वहां की हुकूक के लिए, जनता के हुकूक के लिए काम करने के लिए शायद वो मजबूर करता है। और इसीलिए आप देखिए मेवाड़ में लगातार बड़े से बड़े नेता और 25 बार जो मुख्यमंत्री हैं वो दौरा करते हैं, प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, दोनों पार्टियों के अध्यक्ष वहां पर दौरा करते हैं। बाकायदा आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित कर दी जाती है कि वो बार बार बदल देती है अगर आप उनके हिसाब से वहां पर विकास के काम करने में कहीं पीछे रह जाते हैं। जी रविंद्र जी, एक बड़ा सवाल जो फिलहाल दोनों पार्टियों के सामने दिख रहा है, इन दौरों के मायने और इतनी बड़ी रैलियां और वो जो सिंबोलिज्म पॉलिटिक्स में बड़ा मायने रखता है, आदिवासी दिवस पर छुट्टी घोषित करना, उन इलाकों में जाना, उनकी वेशभूषा पहनना, उस ढंग से उनके सामने पेश आना, उन वोटर्स को लुभाने के लिए, खासतौर पर आदिवासी और वोटर्स को जो बड़ा मायने रखता है इस इलाके में। लेकिन चेहरे की जब बात होती है, बीजेपी के पास एक चेहरा था वहाँ उस इलाके में, गुलाब चंद कटारिया, वो राज्यपाल हैं, जो कहा जाता था कि उन्हीं की छत्रछाया में बीजेपी उस इलाके में उनको कोई क्रॉस नहीं कर पाता है। और एक लीडरशिप, वही अपने आप में एक लीडरशिप है, गुलाब चंद कटारिया उदयपुर में थे। उसके बाद सीपी जोशी जाहिर तौर पर ज़रूर अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन बीजेपी के पास भी एक बड़ा फेस का क्राइसिस है उस इलाके में, क्योंकि बड़ा अहम माना जा रहा है राजनीतिक, क्योंकि हुकुम का इक्का बोला जाता है इस इलाके को। कांग्रेस में भी कमोबेश यही दिक्कत है, इसीलिए सीएम को कमान संभालनी पड़ रही है और राहुल गांधी वहाँ दौरे कर रहे हैं। तो चेहरे कौन बड़े हो सकते हैं? क्या बीजेपी जो स्ट्रैटेजी अपना रही है अभी, जो महाराणा प्रताप के पूर्व राज परिवार के वंशजों को जो जुड़वाना शुरू किया है, जो अभी विश्वराज सिंह मेवाड़ पार्टी में जुड़े हैं और कहा जा रहा है कि उदयपुर से गुलाबचंद कटारिया की सीट उन्हें दे सकते हैं, तो दोनों पार्टियों को, खासतौर पर बीजेपी को तो एहसास है कि एक चेहरा लेकर आना पड़ेगा इस जगह पर, उस गैप को फिल करने के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकर आना पड़ेगा चेहरा। और जब से गुलाबचंद कटारिया यहां से गए हैं, जो कि इस इलाके के कद्दावर नेता थे, गृह मंत्री रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं, उनके बाद यहां पर कोई भी नेता नहीं पनप पाया है। उस लेवल का कोई भी नेता बीजेपी फिलहाल लेकर के नहीं आ पाई है। हालांकि चित्तौड़गढ़ से जो सांसद थे उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है राज्य में,
लेकिन बावजूद उसके देखिए मनीष जी, बात वही है कि चेहरा भी जब आप लेकर के आते हैं किसी भी, कोई चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तो आप उन जातियों से चेहरा लेकर आते हैं जो समाज में अग्रणी जाति मानी जाती। जी, यहां पर 28 में से 16 विधानसभा सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। बावजूद उसके आज 75 बरस हो गए हैं देश को आजाद हुए, वहां के इलाके से किसी भी राजनीतिक दल ने यह कोशिश नहीं की कि वहां किसी जो आदिवासी नेता है उसको बड़ा चेहरा बनाया जाए, उसको उस इलाके की कमान संभाली जाए। और रविंद्र जी, मुद्दा है रविंद्र जी, जो ये कनेक्ट है, जो आदिवासी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर पिछड़ापन देखा गया उस इलाके में, खासतौर पर इसलिए भी उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिजर्वेशन दिए गए। उस इलाके में, इस जैसे इलाके में, चाहे देश भर में इस तरह के इलाके, रिजर्व सीटें, आदिवासी इलाके, या अभी भी राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस बीजेपी बड़े दल रहे, ये जो अंतिम व्यक्ति है वो उन इलाकों में वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो बीजेपी की परिवर्तन यात्रा थी, भले बाकी जगह इन्होंने बताया कि बड़ा जोरों शोरों से निकल रही, लेकिन मुझे याद है काफ़ी विजुअल्स हमने देखे थे साउथ राजस्थान में ही, मेवाड़ वागड़ में ही, कि काफ़ी स्लो रिस्पांस रहा वहाँ पर लोगों का। इसी तरह से बार बार जो है अशोक गहलोत को अगर वहाँ का रुख करना पड़ता है तो उन्हें इस बात का एहसास है कि खुद उन्हें जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, अदरवाइज जो एक पब्लिक कनेक्ट है उस इलाके में वो पार्टियों का या वो सरकारों का उस लिहाज से नहीं रहता जितना बाकी अगड़े अग्रिम इलाकों में रहता है। जी बिल्कुल मनीष जी, देखिए आप बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन इन दोनों की अगर, और हमेशा दोनों ये बात करती हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट हो या शेड्यूल्ड ट्राइब, हर जाति को, हर मजहब को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जो है दो विधायक उसी इलाके से भारतीय ट्राइबल पार्टी से बन जाते हैं। उसका क्या कारण है? यानी कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों से जो ट्राइबल लोग हैं वो विमुख हो रहे हैं। और ठीक 5 बरस के अंतराल पर एक और भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से वहां पर पार्टी बन जा रही है। तो इसके पहले वहां पर किरोड़ी लाल मीणा थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। तो इतने सारे जो राजस्थान में ट्राइबल, देखिए कुल 57 सीटें हैं राजस्थान में, 200 में से जी मालूम है, रिजर्व है। इतना बड़ा चंक होने के बावजूद भी आप मुझे बताइए, एक जगन्नाथ पहाड़िया है जो आज तक मुख्यमंत्री बने शेड्यूल कास्ट से। इतना बड़ा चंक होने के बावजूद, हाँ, लेकिन टोकनिज्म की जो राजनीति है, कोई भी राजनीतिक दल यह हिम्मत नहीं कर पाता है कि इन 57 सीटों से, इन 59 सीटों से अलग जाकर 60वीं सीट वो किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को दे जो कि रिजर्व सीट नहीं है। ये कितना हैरानी की बात है। ओबीसी के लिए क्योंकि सीट रिजर्व नहीं होती है, इसलिए और लगता है कि क्योंकि वो मजबूरी है इन सीटों पर करना, तो इसलिए वो टोकनिज्म के जरिए खाना पूर्ति की जाती है और उन चेहरों को जगह दी जाती है। लेकिन वो चेहरे जो खासतौर पर पिछड़ी सीटें हैं, एसटी सीटें हैं, उनसे कभी कोई सत्ता में मुख्य हिस्सेदारी कभी उनसे नहीं दिखाई पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेरे साथ जुड़े, रविंद्र जी और संजीव जी। तो समझा आपने हमारे एक्सपर्ट के जरिए और कांग्रेस के प्रवक्ता के भी जरिए कि किस तरह से चुनौती है मेवाड़, और जो सत्ता का रास्ता खुलता है, जो सत्ता की चाबी रविंद्र जी भी बता रहे थे, वो मेवाड़ से खुलता है। लेकिन दोनों ही दलों की सरकारों में कहीं ना कहीं वो हाशिए पर रहा है और उसी से मोहमंग होते हुए जनता एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की तरफ न सिर्फ मेवाड़ में बल्कि राजस्थान में भी जाती रही। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।